नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? ए. डेविस डब्ल्यू एम ने, बी. पैंक डब्ल्यू ने, सी. स्ट्रॉलर ए ने या डी. थॉर्नबरी डब्ल्यू डी ने। सोच सकते हैं आप लोग आंसर। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? आंसर है ए. डेविस डब्ल्यू एम ने। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा डेविस डब्ल्यू एम ने दी थी। इन्होंने सामान्य अपर्दन की 3 अवस्थाएं बताई, तरुण, प्रौढ़ और जीर्णावस्था। सामान्य अपर्दन की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। हमारा सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है? पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है? ए. अधिवृद्धि, बी. जलोढ़न, सी. अनाच्छादन या डी. निक्षेपण। सोच सकते हैं आप लोग आंसर अपना। सही आंसर है ए यानी अधिवृद्धि। नदियों के द्वारा पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य संरचना को अधिवृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? ए. डेविस से, बी. थॉर्नबरी, सी. बैंक, हालांकि ये पैंक होगा, और डी. किंग। तो डेविस, थॉर्नबरी, पैंक या किंग। सही आंसर है ए. डेविस। डेविस ने स्थल रूपों को संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल या फल बताया, जिससे पृथ्वी के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है। इसे डेविस का त्रिकूट भी कहा जाता है। सही आंसर ए. डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? ए. कैम्बरिंग, बी. एक्सफोलिएशन, जिसे अपदलन के नाम से भी हम जानते हैं, सी. फ्लेकिंग या डी. चिलेशन। ए. कैम्बरिंग, बी. एक्सफोलिएशन या अपदलन, सी. फ्लेकिंग या डी. चिलेशन। सही आंसर होगा डी. चिलेशन। यानी कि जो 3 प्रक्रियाएं हैं, कैम्बरिंग, एक्सफोलिएशन और फ्लेकिंग, ये सारी की सारी यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रियाएं हैं, जबकि चिलेशन यांत्रिक नहीं, ये बल्कि रासायनिक अपक्षय की एक प्रक्रिया होगी। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी अपरदन चक्र संकल्पना में किस अपरदन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रिया समानांतर क्रियाशील रहती है? निम्नलिखित में से किस अपरदन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रिया समानांतर क्रियाशील रहती है? यानी कि वहां पर अपरदन के साथ ही साथ उत्थान, यानी जैसे उत्थान प्रारंभ होता है उसी समय अपरदन की समानांतर प्रक्रिया क्रियाशील हो जाती है। ये किस अपरदन चक्र संकल्पना की विशेषता है? डेविस के अपरदन चक्र संकल्पना की, पैंक,
किंग या किसी की नहीं। डेविस, पैंक, किंग या किसी की नहीं। तो सही आंसर है बी, पैंक। पैंक के अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपर्दन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं। ऐसा पैंक ने माना था कि उत्थान के साथ ही अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। तो सही आंसर है बी, पैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है। पैंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है। ए, पेनीप्लेन, बी, पैन प्लेन, सी, प्लेन या डी, एंड्रम्फ। सही आंसर सोच सकते हैं आप लोग। सही आंसर है डी, एंड्रम्फ। पैंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को एंड्रम्फ कहा जाता है। हालांकि प्राथमिक अवस्था के लिए भी इन्होंने एक शब्द यूज किया जिसे कहा जाता है प्राइमरम्फ, यानी कि प्राइमरम जो कि प्राथमिक अवस्था के लिए है और अंतिम अवस्था के लिए इन्होंने एंड्रम्फ शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को कहते हैं। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को कहते हैं। ए, जलीय क्रिया यानी कि हाइड्रोलिक एक्शन, बी, अपघर्षण यानी कि कोरेजन, सी, सन्निघर्षण यानी एट्रिशन या डी, संक्षारण यानी कि कोरोजन। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। सही आंसर है ए, यानी कि जलीय क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को जलीय क्रिया यानी कि हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। इसमें जल अपने साथ अपर्दित पदार्थ को बहा ले जाता है। आंसर ए, जलीय क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। दूसरा, पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप को स्थलाकृति कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के ऊंचे नीचे स्वरूप को स्थलाकृति कहा जाता है। तीसरा, उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा क्षेत्रफल और ऊंचाई द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए, 1 और 2 सही है, बी, 2 और 3 सही है, सी, 1 और 3 सही है या डी, 1, 2, 3 सही है, यानी कि तीनों सही है। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से सत्य हैं कथन वो बताना है। तो हमारा सही आंसर है डी, यानी कि तीनों कथन सत्य है। उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई में परिवर्तन को मात्रात्मक रूप में बताता है। भू सतह की आकृति और उसका ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति के रूप में व्यक्त होता है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भूदृश्य में जलप्रपातों एवं क्षिप्रकाओं की बहुलता द्योतक है। किसी भूदृश्य में जलप्रपातों व क्षिप्रकाओं की बहुलता द्योतक है। ए, युवावस्था का, बी, प्रौढ़ावस्था का, सी, वृद्धावस्था का या डी, समप्राय मैदान यानी पेनीप्लेन अवस्था का। जलप्रपात व क्षिप्रकाओं की बहुलता।
आंसर सोच सकते हैं आप लोग। आंसर है ए यानी युवावस्था का। नदियां अपनी युवावस्था में जलप्रपातों एवं क्षिप्रकाओं का निर्माण करती हैं। जल ऊंचाई से जब अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, जबकि क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है। यानी कि क्षिप्रिका की ऊंचाई कम होती है, ढाल सामान्य होता है, जबकि जलप्रपात ऊंचाई से अधिक वेग के साथ गिरता है। और ये दोनों ही जो स्थलाकृतियां हैं